address on the first webinar of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya. Kindly, sir, you are invited to start your address. आप सभी को नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी, रीवा से पधारे प्रोफेसर पी.आर. अग्रवाल जी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति और मेरे अनन्य मित्र प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति और मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रोफेसर के.एल. वर्मा जी, प्रोफेसर विजय सिंह जी, सम्मानित कुलपति सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, प्रोफेसर M.K. वर्मा जी, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर S.K. शर्मा जी, कन्वेनर डॉक्टर H.S. सोता जी, हमारे साथ यहाँ बैठे हुए डीन अर्थ साइंस प्रोफेसर A.K. शुक्ला जी, डीन एजुकेशन प्रोफेसर संध्या गिहार, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह जी और उनके सहयोगी डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी सहित अन्य सभी और हमारा टेक्निकल स्टाफ। मुझे बहुत खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा टेक्नोलॉजी ड्राइवन हायर एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित है। आरंभ में ही प्रोफेसर शर्मा जी ने इसकी एक विधिवत रूपरेखा प्रस्तुत की और इसके जितने भी बिंदु हैं ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग के, उसके प्रोसेस, प्रॉस्पेक्ट्स, प्रोसीजर्स, ई प्लेटफार्म एंड पोर्टल, सबके बारे में प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी ने विधिवत हम लोगों के सामने अपना विचार रखा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ अवशेष है कि ई पोर्टल, ई प्लेटफार्म, प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में मैं कुछ चर्चा करूं। फिर भी यह आज का दौर कोरोना 19 फेज के नाम से जाना जाता है और एक ऐसी स्थिति आ गई है कि संपूर्ण विश्व एक अदृश्य शत्रु कोरोना 19 नामक वायरस से और विशेष करके उसके प्रसार, विस्तार और प्रहार से इतना आक्रांत है कि हम प्रत्यक्ष संवाद की स्थिति में रह ही नहीं गए। हम यथार्थ दुनिया से थोड़ा अलग हो गए हैं और अपनी दुनिया को अपने आवास तक केंद्रित कर लिए हैं, अपने कार्यालय तक केंद्रित कर लिए हैं अथवा अपने कार्यस्थल तक ही केंद्रित कर लिए हैं। गमनागमन दुनिया में अवरुद्ध हो जाए, इस स्थिति का अनुमान हम लोगों ने कभी किया ही नहीं था। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसा विषय अथवा कोई ऐसा संस्थान या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस महामारी से प्रभावित न हो। आज की दुनिया में सब कुछ कोरोना आक्रांत है या कह सकते हैं कि उससे भयग्रस्त है। केवल एक ही ऐसा माध्यम है जो कोरोना से प्रभावित नहीं है। इस अदृश्य शत्रु का मुकाबला करने में आज की दुनिया में अगर कोई सक्षम है और मनुष्य को सक्षम बनाए हुए है तो हमारा अदृश्य माध्यम है इंटरनेट, जहाँ तक कोरोना की पहुँच नहीं हो पा रही है और हम सभी असंवाद की स्थिति में होते हुए पूर्ण संवाद कर रहे हैं। तो एक सुखद पक्ष है ऑनलाइन होने का, ई लर्निंग का या इंटरनेट की सुलभता का। इसीलिए आवश्यक है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से संवाद नहीं कर पा रहे, इस आपदा से बचाव का एक ही उपाय है कि हम जो श्वसन प्रणाली के बाह्य माध्यम हैं, नाक और मुख, इसको ढक के रखें। जैसा कि हम लोग कहीं निकलते हैं तो ढक लेते हैं, तो संवाद हो पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उसका जो वैकल्पिक माध्यम है वह इंटरनेट ही है, जिसका पहले प्रयोग होता रहा है सूचनाओं के संकलन के लिए अथवा समाचार की जानकारी के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए भी अब इसका प्रयोग होगा। यह इस फेज ने हमें बता दिया। हम ये नहीं कह सकते कि इस फेज की यह देन है, पहले से है। तकनीकी का विस्तार जब भी होता है तो उसके साथ उसके सद्गुण आते हैं और कुछ कमियां भी आ जाती हैं। कभी निकटता दूरी में बदल जाती है
और कभी दूरी सामीप्य में बदल जाता है, यह तकनीकी का योगदान है या तकनीकी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का संकल्प व्यक्त किया था कि अब वह दिन आ गया है कि हमें डिजिटल हो जाना पड़ेगा। आर्थिक संदर्भ हो, सामाजिक संदर्भ हो अथवा प्रशासनिक संदर्भ हो, सभी संदर्भों में डिजिटल कनेक्ट और डिजिटल एक्शन ये मायने रखता है। उनका संकल्प धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ा, उस पर क्रियान्वयन इतना अधिक हुआ कि आज हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी उसी माध्यम से संपन्न करने की स्थिति में हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी का संदेश और उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा के सभी संवर्गों के लिए माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का संदेश हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी का भी संदेश मायने रखता है, जिसका उल्लेख अभी प्रोफेसर तिवारी जी कर रहे थे। हम लोग रियल क्लासरूम से अब वर्चुअल क्लासरूम के दौर में पहुंच गए हैं। जिस प्रांत के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, छत्तीसगढ़, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही हमें उसकी भौगोलिक संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति और संस्थागत संरचना पर भी विचार करना चाहिए। आवश्यक है, अनिवार्य है और उपादेय है कि हम ऑनलाइन अध्ययन करें, अध्यापन हो, लेकिन कभी कभी रास्ते में कई अवरोध भी उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है तो स्मार्टफोन नहीं है, तो ये थोड़ी कठिनाइयां हैं। बहुत जगह अभी बिजली नियमित रूप से नहीं पहुंच पाती। मोबाइल है तो पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा, लैपटॉप है तो पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा। ये कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही तंत्र विकसित होता है, जिसे प्रशासनिक तंत्र कहते हैं। यह तंत्र का विषय है और उसके द्वारा यह कर लिया जाएगा। इस ऑनलाइन टीचिंग की जो सबसे अच्छी बात है कि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ आम तौर पर हम सोच नहीं सकते, अथवा वहाँ का भी विद्यार्थी हमारे संपर्क में आ जाता है जो अन्यथा हमारे पास नहीं आ सकता, दूरी के कारण या दुर्गमता के कारण। जो ऑनलाइन पोर्टल पर सब्जेक्ट हैं, सामग्री है अथवा वीडियोस हैं, उनका उपयोग आज की तारीख में कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि जितने उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनके शिक्षक अपनी बात अपने विद्यार्थियों तक किस तरह पहुंचा रहे हैं। अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की व्यवस्था है और इसके अंतर्गत सारे टीचर्स, उनका जो सिलेबस है, निर्धारित प्रश्न पत्र जो उनके द्वारा पढ़ाया जाता है, उससे संबंधित सामग्री समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपलोड करते रहते हैं और सारे विश्वविद्यालयों में इसकी समीक्षा भी होती रहती है और हम विद्यार्थियों से फीडबैक भी लेते रहते हैं। यह एक पक्ष हो गया जो बहुत ज़्यादा सार्थक पक्ष है और इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि सारे विद्यार्थी अपने टीचर्स के संपर्क में हैं, सारे टीचर्स अपने विद्यार्थियों के संपर्क में हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ है। हम बहुधा ऐसा नहीं कर पाते थे कि हमारे साथ सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं, कभी कुछ नहीं भी जुड़ पाते थे, लेकिन ऑनलाइन मोड से हम सभी विद्यार्थियों से एक साथ जुड़ने की स्थिति में हैं। अगर तकनीकी समस्याओं को दरकिनार कर दें तो इससे बेहतर और कोई सुविधा हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अध्यापन की जो संवाद शैली है, उसका अपना एक अलग स्थान है। उसमें बच्चा बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाता है, केंद्रस्थ होता है और उसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। टीचर के पास जो संकलित ज्ञान है, उसका जो स्वयं अनुभूत ज्ञान है, वह विद्यार्थी के पास जाता है। अब हम सीधा संवाद तो नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास संकलित या संघनित है, उसे हम ई प्लेटफॉर्म पर ले जाकर विद्यार्थियों के पास पहुंचा रहे हैं। तथ्य और तर्क दोनों होता है, लेकिन तर्क का आदान प्रदान अब नहीं हो पा रहा। हम बच्चे से प्रश्न मांगते हैं, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, बाद में हमारे टीचर उस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। प्रक्रिया वही है जो क्लासरूम में होती है, लेकिन इसमें समीपस्थ भाव नहीं है, दूरस्थ भाव है। इसका लाभ यह है कि केवल स्थानीय ज्ञान उनके पास नहीं है,
वैश्विक ज्ञान कोश उनके लिए खुला हुआ है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से, पुस्तकालयों से अब कोई भी विद्यार्थी कनेक्ट हो सकता है। जो सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है, कोई भी विद्यार्थी उसका लाभ ले सकता है। आवश्यक नहीं कि जो विद्यार्थी है वही, जो विद्यार्थी नहीं भी है, किसी विश्वविद्यालय में या शैक्षणिक संस्था में एनरोल नहीं है, वह भी सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है। अब समस्या ये है कि अध्यापन के साथ एग्जामिनेशन कैसे हो, इवैल्यूएशन कैसे हो और हम परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे करें। एक परीक्षा होती है प्रवेश को लेकर के, एक परीक्षा होती है अध्ययन के बाद की। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में, अभी तो जो दौर चल रहा है इसमें हम अध्यापन ही कर रहे हैं, और इस अध्यापन के बाद हम कैसे परीक्षा लें, बच्चों की ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लें, उसका मोड क्या होगा। तिवारी जी क्रेडिट ट्रांसफ़र के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे थे। यूजीसी का रेगुलेशन भी आया है, कमेटी ने अपना निर्णय भी दिया है। क्या हम ऑनलाइन और ऑफलाइन 60-40 रेशियो बना सकते हैं, अथवा हम बच्चे से सीधे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं अपनी एकेडमिक काउंसिल से, छोटी काउंसिल से पास करके। फिर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं लेबोरेटरीज में, उनका क्या होगा। उसके लिए तो संसाधन हम ऑनलाइन सुलभ नहीं करा सकते। उसके लिए बच्चे को कभी न कभी एग्जामिनेशन के बाद, डिग्री प्राप्त करने से पहले कुछ दिन प्रैक्टिकल तो ज़रूर करना पड़ेगा। हाँ, जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका हम डिजर्टेशन बच्चे से ले सकते हैं। जो फील्ड वर्क है उसका हम डिजर्टेशन बच्चे से ऑनलाइन ले सकते हैं, तो यह सहूलियत होगी। लेकिन जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें एक प्रावधान करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल को हम कैसे बच्चे के लिए सुविधाजनक बनाएं। क्योंकि जहां बच्चा है, हम सूचना तंत्र के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं, हम उसके विषय की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में होने वाला परीक्षण हम वहां नहीं कर सकते। यह सब क्रिटिकल स्टेज का परीक्षण होता है जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ नहीं है, और यह उच्च स्तर के प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक अनुसंधान के केंद्र हैं, वहाँ सब क्रिटिकल स्टेज का परीक्षण होता है। विश्वविद्यालयों में हो सकता है, लेकिन यह सबके लिए सुलभ नहीं है। तो यह एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर अभी हमें काम करना है। जो रिसर्च की प्रक्रिया है, इसमें बच्चे और सुपरवाइज़र का संपर्क निरंतर बना हुआ है। लड़का अपना अध्याय लिखे, उसका फ्रेमिंग हो, फिर जो प्लेगरिज्म चेक करने का विधान है उसके माध्यम से चेक हो जाए, सबमिशन हो, इवैल्यूएशन हो। वाइवा के लिए ज़रूर हम स्काइप से बच्चे का वाइवा लेने का विधान करेंगे, और इसमें जो उनके एक्सपर्ट्स हैं जहाँ भी होंगे, इससे कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। अब कुछ विश्वविद्यालयों में इसे आरंभ भी किया गया है। नौकरी के लिए भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है कि बच्चे से हम स्काइप के माध्यम से इंटरव्यू लें। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं ICSR में, तो हम उसे स्काइप के माध्यम से संपन्न करते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बच्चे का, कैंडिडेट का या विद्यार्थी का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन अभी लेबोरेटरी का समाधान हमें ढूंढना होगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र के बारे में या क्रेडिट इन्हेंसमेंट के बारे में समय पर विचार होगा, और जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होगा यह निर्णय लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। एडमिशन कैसे हो, अभी जो कोरोना फेज है इसकी अवधि क्या होगी निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता। अगर ये ख़त्म भी हो जाता है 1-2 महीने में, तो इसका आफ्टर इफेक्ट कब तक होगा इसे भी निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता। अब वह एडमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संभव है क्या, ऑफलाइन उनकी एप्लीकेशंस मंगाएं। अभी बहुत सारे इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, फिर एग्जामिनेशन के बाद उनके सर्टिफिकेट को अपलोड करवाएं, ये कैसे होगा। इस पर भी एक विचार होना है और समय से इस पर निर्णय लिया जाना है। सारे विश्वविद्यालय इसके लिए अधिकृत हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है। अब एक बात अवश्य रखनी पड़ेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एजुकेशन निश्चय ही आज के दौर में उपयोगी है और आवश्यक है, इसका अभी विकल्प नहीं है। लेकिन जो वर्चुअल क्लासरूम हैं वह रियल क्लासरूम के रिप्लेसमेंट नहीं है और न ही उनके विकल्प हैं। तो कहीं न कहीं हमें
कुछ न कुछ अवधि के लिए रियल क्लासरूम पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए जब हम एडमिशन देने जाएंगे बच्चों को, अगर ऑनलाइन ही लेना है तो कुछ नंबर इंटरव्यू पर रखना पड़ेगा कि जिस विद्यार्थी को हम एडमिशन देने जा रहे हैं उसके अंदर अपने को व्यक्त करने की क्षमता कितनी है, जिस क्लास में वो एडमिशन लेना चाहता है उसके बारे में उसकी समझ कितनी है, उसकी सोच क्या है, लक्ष्य क्या है। कुछ सोच से संवाद हो, 5 नंबर का ही संवाद हो, 10 नंबर का ही हो। अब यह आवश्यक है अगर ऑनलाइन होता है तो यह एक प्रबंध करना पड़ेगा कि हम वह एडमिशन की प्रक्रिया कैसे रखें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसमें कुछ बच्चे एक साथ बैठेंगे। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मस्ट है। हम कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे जहां बच्चे 1-1 मीटर की दूरी पर बैठ सकें। तो इसलिए यह विचारणीय प्रश्न है कि आने वाले दिनों में हमारे एडमिशन का मोड क्या होगा। बहुत संभव है कि हम स्टूडेंट सेंट्रिक कोई ऐप विकसित कर लें, जैसे विषय से संबंधित सारी जानकारी उसके ऐप पर हम दे दें और बच्चा अपना ऐप खोले, जहाँ भी रहे पढ़ ले। ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे अच्छा लाभ यही है कि बच्चा कहीं भी रहे, विद्यार्थी कहीं भी रहे, स्टूडेंट कहीं भी रहे, वो पढ़ सकता है। वो 24 आवर्स उसे अवसर प्राप्त है, सुविधा प्राप्त है पढ़ने का। लेकिन इतना ज़्यादा उसके ऊपर विषय और सूचना तंत्र का प्रभाव भी ना पड़ जाए कि वह कहीं स्ट्रेस में आ जाए। तो आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात हो रही है और काउंसलर हर विश्वविद्यालय में हो गए हैं। वो बच्चे के संपर्क में है, विद्यार्थी के संपर्क में है कि विद्यार्थी कहीं दबाव या तनाव का अनुभव तो नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवास केंद्रित होने से उसकी जो मेधा है वो कहीं कुंठित तो नहीं हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनका समय के साथ समाधान निकल जाएगा। अभी ये ड्यूरिंग कोरोना फेज है, जब कोरोना ख़त्म होगा तो कितनी अवधि में किस प्रकार विद्यार्थी अपनी संस्थाओं में जाएंगे। बहुत सारे प्रांत हैं जहां कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वहां के विद्यार्थियों के अध्यापन की व्यवस्था तो की जा चुकी है ऑनलाइन मोड से। उनके एग्जामिनेशन की क्या व्यवस्था होगी, उनके प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था होगी, यह अब हम सभी विश्वविद्यालय के लोग इस पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर अपने अपने परिवेश के हिसाब से हम लोग निर्णय भी लेंगे ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिले और किसी का परिश्रम व्यर्थ ना जाए। क्योंकि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हम समय नहीं खरीद सकते। इसलिए विद्यार्थी को समय से प्रमोशन मिलना चाहिए, वो अगली कक्षा में जाए। बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं जो मेरिट आधारित हैं, डिग्री आधारित हैं, तो इसके लिए उसे डिग्री मिलनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी चिंता इस समय विद्यार्थियों के अध्यापन के साथ ही उनके एग्जामिनेशन की है, जिस पर सारे विश्वविद्यालय गंभीर मंथन कर रहे हैं। और एरिया वाइज जो स्थिति बने कोरोना के बाद एग्जामिनेशन यथाशीघ्र कराने की व्यवस्था होगी, वो फेज वाइज होगी या एक साथ होगी, अभी यह विचारणीय है। क्या परिस्थिति होगी इस पर निर्भर करता है। अध्यापन, मूल्यांकन, प्रवेश, परिणाम, यह हमारे मूल विषय हैं जिस पर हम सभी काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है इस अदृश्य शत्रु के उन्मूलन पर। यह जितना जल्दी उन्मूलित होगा उतना हम व्यवस्थित हो सकेंगे और नियमित हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका प्रसार नहीं है, इसलिए बहुत संभव है कि यथाशीघ्र हम इस व्याधि पर नियंत्रण पा जाएं। तो ऐसे में जो इस प्रांत के विश्वविद्यालय हैं वो अपनी नियमित गतिविधियां आरंभ करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा पक्ष ये है जो इस चुनौती में हमें अवसर मिला है कि हम बच्चों से अधिक संवाद करने की स्थिति में हैं। हम एक साथ बहुतेरे बच्चों से संवाद कर ले रहे हैं और बार बार संवाद कर ले रहे हैं। केवल बच्चे से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके गार्जियन से भी संवाद कर ले रहे हैं। तो हमारा पूरा परिवेश इस समय जागृत है और इस जागृत परिवेश में हमेशा रचनात्मक स्थितियां होती हैं। जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम विद्यार्थी को सक्रिय करें, समाज को सक्रिय करें, जिससे हम उस राष्ट्र को उस ऊंचाइयों पर ले जाएं जहां हमारे महानायक चाहते हैं भारत को महानतम राष्ट्र बना सके। इसके लिए आवश्यक है कि अध्ययन अध्यापन के साथ ही हम उनका विशेष सम्मान करें जो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और अपना उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हैं। देवालय से सारे देवी देवतागण
औषधालय में डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में पहुँचे हुए हैं, वो सब जगह हमारा जीवन बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना है। जितने सुरक्षा प्रहरी हैं, पुलिस में हो अथवा सेना में, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अपने जीवन का मोह ना करके हमारी सुरक्षा में लगे हैं, उनका हमें निरंतर सम्मान करना है। जो सफाई कर्मी हैं वो हमारी सेवा में लगे हैं, उनका हमें सम्मान करना है। अर्थात जो अपने जीवन को हाथ पर लेकर चल रहा है ताकि हमारा जीवन सुखद और सुखमय हो, वो हमारे लिए आज की तारीख में वंदनीय है। हम अपने राष्ट्र नायकों का नमन करें, साथ ही जिनका मैंने अभी संदर्भ किया है उनका भी नमन करें। जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं, संबंधित प्रांत सरकारों के निर्देश हैं, हम उनका अक्षरशः पालन करें। यह हमारे हित में है और व्यवस्था के भी हित में है। मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से जो भूमिका बदली है आज के दौर में, कि पहले हमारे शिक्षक ज्ञान प्रदाता होते थे क्लासरूम में, अब ऑनलाइन मोड के चलते वह फैसिलिटेटर हो गए हैं, कोच हो गए हैं बच्चे के लिए। अब ज्ञान के साथ साथ सूचना तंत्र का प्रसार ज़्यादा हो रहा है। इस दौर में पहले विद्यार्थी क्लासरूम में पैसिव रेसिपिएंट हुआ करता था, अब वह पूरी प्रक्रिया में एक्टिव पार्टिसिपेंट है, उसकी भूमिका बदल गई है। तो इस भूमिका पर भी हमें समय के साथ विचार करना है, लेकिन यह लाभप्रद है विद्यार्थियों के लिए भी। हमारे सारे शिक्षक इस समय में, जब पहले विचार होता था समाज के किसी भी सदस्य जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता था या कुछ दायित्व लेके चलता था, तो बहुधा बताता था उसके पास समय का अभाव है। लेकिन एक आपदा के समय ही सही, समय का अभाव किसी के पास नहीं है। ज़रूरत है इसका सदुपयोग करने के लिए। लेख के माध्यम से और जो संरचनात्मक गतिविधियां हैं उनके माध्यम से बहुत कुछ योगदान किया जा सकता है समाज के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए। विशेष रूप से कुछ मसले हैं जिनका उल्लेख होना चाहिए कि अब ज़रूरत है कि आईसीटी के संदर्भ में सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में और सभी शिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खुलें, जहां टीचर्स को उससे अपडेट किया जाए और समय समय पर विद्यार्थियों को भी उससे अपडेट किया जाए। ई कंटेंट की गुणवत्ता पर हम लोग बहुत चर्चा कर लिए, यूजीसी से लेकर एमएचआरडी तक काफ़ी उस पर काम हो रहा है, तो यह हो। फिर जो क्लासरूम टीचिंग है और ऑनलाइन टीचिंग है, इसका एक ब्लेंड या कह लीजिए समायोजन होना चाहिए कि कितना % हम क्लासरूम के माध्यम से, कितना ऑनलाइन मोड से देखें। ये सब हमें करना है और हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सारे बच्चों तक कंप्यूटर की पहुंच हो, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है और हर समय अपना प्रश्न लेकर उठता है और उस प्रश्न का समाधान भी उस समय के व्यवस्था में लगे हुए लोग देते हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। इस कोरोना का भी एक निश्चित निदान है, समय के साथ हो जाएगा। हम खड़े हैं और तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा विश्वास है। आइए हम सभी मिलकर भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाएं और आने वाली दुनिया नॉलेज पावर की दुनिया होगी। हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और समय मिलने पर सीधे संवाद के माध्यम से ऐसा कुछ करें कि हिंदुस्तान नॉलेज पावर के संदर्भ में दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बने। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।